करो कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था, अभी अचानक से पता नहीं कैसे जहन में आ गया। ठीक है, ये मुझे याद करवाना है, मैं भूल जाता हूँ, सारा लेक्चर ना जाया हो जाए, फिर मैंने दोबारा नहीं रिकॉर्ड करना। अच्छा जी, तो पहले दिन के अंदर हम चलते हैं जी। पहले आज पहला दिन है, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने चीजें ये ध्यान में रखनी है कि जो भी मैं सिखाऊंगा वो, एक तो हमारा पर्पस होगा लर्निंग, ठीक है, सीखना, कुछ ही नई चीज को सीखना। लेकिन अल्टीमेटली उसके जो पीछे है ना मकसद, वो है पैसा। भाईजान, जिसके पास पैसा है ना उसके पास सब कुछ है। हम जो भी कर रहे हैं, घर से दूर है या घर के अंदर भी बैठा है कोई बंदा, घर के अंदर बैठ के काम करता है, या हम घर से दूर जाते हैं, कोई दूसरी कंट्री के अंदर बंदा जाता है, मकसद सिर्फ उसका होता है पैसा। ठीक है, हमने ये जो सीखना है ना भाईजान, ये रियलिटी है कि पैसा है, इसके पीछे पैसा है। तो मैंने पैसे वाला ही आपको सिखाना है कि जिससे जो ऑर्डर्स आते हैं और प्रैक्टिकली जैसे हमने उसको ऑर्डर्स को करना है। ठीक है, जो जो फार्मूलाज यूज होते हैं, बेसिक्स फार्मूलाज यूज होते हैं। सबसे बड़ा मसला, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ कि अभी मैं घर गया हुआ था कोई 4 से 5 दिन के लिए ना। तो मेरी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भांजी दी है, तो मेरी भांजी की तबीयत खराब थी। तबीयत ऐसी खराब थी कि वो, उसको फिट्स नहीं लगते, वो झटके लगते हैं बच्चों को ना, वो लगने लग गए। तो अब डॉक्टर उसके टेस्ट कर रहे थे ना, कोई कह रहा था दिल में कोई मसला है, कोई कह रहा था कि यार इसका ना जो प्रॉब्लम है कैल्शियम मैग्नीशियम पता नहीं क्या क्या चीजें, कोई ये मसला है ये मसला है। अब 6 दिन तकरीबन उन्होंने रखा है DHQ टोबा, और वो टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहे हैं। मकसद उनका क्या था कि जो बीमारी है ना उसकी जड़ तक पहुंचे, रीजन। ठीक है, जब आपको रीजन समझ आ जाएगी ना, आप उसका इलाज कर लोगे। ठीक, ये इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जब भी हमने क्लाइंट के साथ, और ये सच्ची स्टोरी है, झूठ नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर पहले घर से आया हूं। मकसद सिर्फ ये है कि आपने जब भी किसी क्लाइंट से बात करनी है ना, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सको, कि वो एक्चुअली चाह क्या रहा है। जब आपको रीजन समझ आ जाती है ना, तो आप उसकी सोल्यूशन भी निकाल लेते हो। आप फिर मेडिसिन उस हिसाब की देते हो जिससे उसका जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूलाज कोई ऐसे, अगर किसी को बंदे को कोई पता है, लेट से कोई सीए वाला है या अकाउंटिंग का बंदा है, अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले जितने भी बंदे हैं उनका तो मतलब पाला ही इससे पड़ता है, एक्सेल से। एक्सेल के अलावा तो उनकी जिंदगी बस अभी झंड है, कुछ नहीं है। सही है वो, लेकिन वो यूज कर रहे होते हैं अपने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लेवल के ऊपर, जस्ट फॉर्मूला लगा लिए, मैक्सिमम वी लुकअप लगा लिए, इससे आगे नहीं हमने जाना होता। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का ना। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, अब थोड़ी सी ये स्टार्ट करते हैं कि आज का जो है वो लेक्चर है जी। पहला टॉपिक है जी, गेटिंग टू नो एक्सेल। मतलब कोई भी आपने चीज सीखनी है ना, उससे आपको दोस्ती करना पड़ती है। भाई, आप तभी पास होते हो जब आपको दोस्ती हो जाती है किताबों के साथ। दोस्ती का मतलब क्या है कि अगर आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन है फलां बुक में, फलां पेज के ऊपर, पेज नंबर चाहे याद ना हो, जब आप आंख बंद करते हो तो आपको लगता है कि यार वो इस साइड पे ना, या यहाँ पे नीचे करके लिखा हुआ था। वो एक्चुअली ये क्या चीज होती है,
ये आपकी किताब से दोस्ती हो जाती है, आप उसको जान जाते हो। इसी तरह हमने एक्सेल को भी जानना है। आपको मोबाइल पे मैसेज आए, आपके सामने स्क्रीन पे ये एक्सेल नहीं खुला हुआ होगा, तो आप क्लाइंट की जो है ना वो मैसेजेस को पढ़ के आपको पता चल जाएगा यार अच्छा अच्छा ये फलां चीज की बात कर रहे हैं, वो ड्रॉप डाउन की बात कर रहे हैं, तो वो तो डाटा की जो टैब है, ऐसे टैब बोलते हैं भाई, डाटा की टैब के अंदर जाके जो बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ पे डाटा टूल्स हैं, उधर वहां के पे जाके डाटा वैलिडेशन है, वहां की कोई ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सेल को समझना है, एक्सेल को जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे होती है। ये देखें, आप सारा कुछ पढ़े यार। एक एक टर्म है रट्टा, सही है, जो हमारे मतलब पाकिस्तान में बहुत लगता है 9th 10th और एफएससी लेवल पे, तो रट्टा लगा लें, बड़ा काम आएगा भाई, यकीन माने ये बड़ा काम आएगा। आपने ये रट्टा लगाना है कि होम टैब है, उसमें जो है ये कितने पोर्शन है और हर एक के अंदर क्या क्या चीज है, इनको जुबानी याद कर लें। ये चीजों को जुबानी याद कर लें, आपको सारा पता चल जाएगा आगे कि इसका फायदा आपको क्या क्या हुआ। ठीक है, ये चीजों को हमने जुबानी याद, इसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके पास नहीं होगी, मेरे पास है। जैसे ये लैंग्वेज है, क्योंकि मैं पैसे देता हूँ भाई, ये एक्सेल को यूज करने के पैसे देता हूँ, एक्सेल 365 है ये, तो आपके पास फ्री वाला होगा। मेरा मानना यह है कि आप जिस चीज से कमा रहे हो उस पर लगा भी दो तो कोई मसला नहीं होगा। लोगों ने बनाए हैं, मतलब इतने पैसे लगा के उन्होंने ये चीज बनाई है, अगर हम उनको पैसे देंगे तो उनका राइट है, उनका हक है। ठीक है, तो मैं पेड चीज यूज करता हूँ, ये पेड ही है। तो जो आप लोग यूज करोगे, ये पॉसिबल है कि आप मतलब मुफ्त वाला होगा, तो मुफ्त वाले में इस कुछ जो है ना वो फीचर्स नहीं होती, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। काफी फीचर्स ऐसी होंगी, जैसे ये है, ठीक है, स्टॉक है, करेंसी, ज्योग्राफिक, ये चीजें आप पेड के अंदर होती हैं, उसके अंदर नहीं होती। क्या शायद एक्सेल 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वहां पे शायद ये मौजूद हो। सही है, तो हमने इस तरह एक एक चीज को यहाँ पे देख लेना है, उसको याद करना है कौन सी चीज किधर पड़ी है। क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, यार ये बड़ा सिंपल सा काम है, आपने यहाँ पे जाना है और न्यू वर्कबुक क्रिएट कर लेनी है। देखें जी, ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करें तो ये बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो गई है। एक्सेल की जो फाइल है ना, हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल की एक ये जो फाइल है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। इस वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं, जैसे ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट जैसे जैसे ऐड करते जाएं ये ऑटोमेटिकली नंबर के साथ आते जाते हैं, आप डबल क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी है शीट्स। ठीक है, इनको जो बंदे जिनको एक्सेल का नहीं पता, काफी क्लाइंट्स आके इसको बोलते हैं टैब्स। ठीक है, एक्चुअली टैब तो ये है ना, ये वाले टैब्स हैं, लेकिन क्लाइंट इनको भी टैब्स बोल देते हैं। और ये एक जो बॉक्स है, इसे क्लाइंट बॉक्स बोल देते हैं, गोरे इसे बॉक्स बोलते हैं, हालांकि इसका नाम है सेल। ठीक है, इसको सेल बोलते हैं। ये वर्कशीट्स हैं, और ये पूरी की पूरी जो, जिसे हम सिर्फ कहते हैं कि एक्सेल की शीट नहीं, ये एक्सेल वर्कबुक है। एक्सेल वर्कबुक के अंदर ये वाली शीट है, ये वाली सारी शीट्स हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यार किधर गया, यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया था ये। अगर आप यहाँ पे देखें, जो एक्सेल की फाइल है, किसी को पता है एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन का पता क्या चीज होती है? देखें, ये जो फाइल का नाम है ना इसका, इसके एंड पे लगा है डॉट, इस डॉट के बाद लिखा हुआ है XLSM, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, हर एक की एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। जैसे वीडियो है, कोई वीडियो है, उसकी एक्सटेंशन होती है MP4, MP3, सुना है ना जी? वो क्या होता है, वो उसको, वो एक्चुअली इसकी एक्सटेंशन ही होती है उसकी, वर्ड की भी एक्सटेंशन, वर्ड की DOC, डॉक। ठीक है, वो पुरानी डॉग होती थी, अब होती है डॉक्स, DOCX है।
ठीक है, वर्ड की। इसकी एक्सेल एस है, एक्सेल एस एक्स। ये देखिए मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में गया हूं, मैंने यहाँ पे एक नई फाइल जनरेट कर ली। अब देखें इसकी जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एल एस एक्स, ठीक है, एक्चुअल ये है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे देखें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला हुआ है, और जब मैंने इसके ऊपर माउस होवर ओवर किया, यहाँ पे इसने बताया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट। ठीक है, मैंने क्रिएट की थी, क्रिएटर का नाम है, फिर फाइल का साइज है, फिर ये डेट मॉडिफिकेशन आ गई। इसके ऊपर मैंने माउस होवर ओवर किया तो इसने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यहां पे वो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट। इसके ऊपर जब इसको ओपन करेंगे बिल्कुल ब्लैंक है। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, एक्सेल एसएक्स फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर अंदर किसी भी किस्म की कोई मैक्रो रिकॉर्ड नहीं होती। मैक्रो का पता है क्या है? मैक्रो होती है कि यार अगर आपने कोई काम, एक काम लेट से कोई आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है, और वो डेली जनरेट होते हैं और उस पर आपका आधा पौना घंटा लगता है। आप क्या करते हो, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हो और एक मैक्रो को एक बटन के साथ लिंक कर देते हो। बटन आपने ऐसे क्लिक किया और रिकॉर्ड जनरेट हो गया। ठीक है, वो जो लंबा चौड़ा काम आप फॉर एग्जांपल डाटा कॉपी करते थे, कॉपी करके उसकी फॉर्मेट करते थे, ऊपर उसका डेट चेंज की, ये किया वो किया, वो सारा काम एक क्लिक के ऊपर हो जाता है। उसको हम बोलते हैं मैक्रो रिकॉर्डिंग करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैक्रो रिकॉर्डिंग से नहीं होती। लेट से मुझे क्लाइंट ने बोला कि यहाँ पे एक बटन बना दो, मैं उसको क्लिक करूं तो एक ईमेल चली जाए आउटलुक के थ्रू, ऐसा भी हो जाता है। उसके लिए फिर वीबीए कोडिंग होती है। ठीक है, वो चीजें मैं वीबीए कोडिंग एक अलग से बहुत बड़ी दुनिया है, तो वीबीए कोडिंग तो नहीं है खैर कोर्स में, लेकिन हम समझेंगे कि मैक्रो होती क्या है, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं कि क्या कोड में क्या लिखा गया हुआ है, और उसकी बेस के ऊपर हम सीख कैसे सकते हैं वीबीए। ठीक है, सीखना कैसे है यहां तक आपको मैं बता दूंगा, एडवांस लेवल के ऊपर जाके नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी चीज है और एक डिफरेंट कोर्स है वो। ठीक है, अब ये दो मैंने आपको चीजें बता दी। इसके बाद मैंने एक और चीज करते हैं कि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूँ, नंबर में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया ऐसे करके, और यहाँ पे मैं गया हूं, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे गया हूं मैंने इसका जो है ना वो फिल कलर भी चेंज कर दिया, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, और मैं इसको कर रहा हूं बंद। ठीक है, अच्छा इसको मैंने बंद कर दिया, अब मैं दोबारा खोलता हूँ। आपने ये देखा कि जो मैंने पहले किया हुआ था वो एग्जैक्टली अभी भी वैसे का वैसे हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ, उसकी एक रीजन है। अब मैं इसी फाइल को दोबारा से सेव करना चाह रहा हूँ किसी और फॉर्मेट के अंदर। फाइल के अंदर मैं गया हूँ, सेव एज, मैं ब्राउज कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे सेव करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स खुल जाएंगे। ठीक है, इसी फाइल को मैं एक्सेल एस एम के अंदर भी कर सकता हूँ सेव। ये होती है मैक्रो इनेबल्ड। जब भी हमने किसी फाइल के ऊपर मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया या वीबीए कोड लिख दिया, तो वो कभी भी एक्सएल एस एक्स में नहीं सेव करनी, क्योंकि अगर आप सेव करोगे आपकी सारी कोडिंग उड़ जाएगी। वो हमेशा मैक्रो इनेबल्ड फाइल के अंदर हमने सेव करना है। अब ये वाली जो फाइल होती है एक्सएल एस बी, ये बाइनरी फाइल होती है। अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है, उसका लेट्स से कुछ 100 MB की फाइल बन गई है, आप क्या कर सकते हो, उसको XLSB में सेव कर लोगे, जो कि आपकी फाइल का साइज काफी हद तक जो है ना वो रिड्यूस कर देती है। लेट्स से तो 50% आपकी फाइल का साइज रिड्यूस कर देती है। एक्सेल एस जो है ना, ये पुराना जो एक्सेल था ये उनकी एक्सटेंशन है। जैसे 1997 से लेकर 2003 तक
कि जो एक्सेल था ना उसकी ये है एक्सटेंशन। इसके बाद ये वाली एक्सटेंशन है जो कॉमा डिलिमिटेड CSV फाइल इसको बोलते हैं। एक ये वाली है, ये वाली भी CSV है, ये भी CSV है, और टेक्स्ट फॉर्मेटेड फाइल भी ये वाली है। मैं क्या करता हूँ यार, अब मैं यहाँ पे आके ये CSV फाइल कॉमा डिलिमिटेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैंने ये वाला नाम रहने देता हूँ, नहीं बल्कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं न्यू फाइल। मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब दोबारा जाके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने ये देखा कि ये वाली हर एक का जो है ना वो क्या से बोलते हैं आइकन जो है वो डिफरेंट है। ये एक्सेल SX एक्सेल SM है, ठीक है, मैक्रो इनेबल्ड है। ये सादा फाइल है। ये है CSV फाइल, यहाँ पे A लिखा हुआ है जो कि शो कर रही है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब मैंने इसको ओपन किया, ये देखें, ये वही फाइल थी ना जिसको मैंने सेव एज किया था। कौन सी फाइल थी यार? ये वाली फाइल थी, उसको जस्ट मैंने सेव एज किया था न्यू फाइल बना के ना। अब मैं दोबारा अगर इसको ओपन करूंगा तो ये देखें डाटा यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसको CSV फाइल के अंदर सेव किया डाटा उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है। दूसरी चीज ये, यहाँ पे मैं गया हूँ, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसका कलर और फॉन्ट मैंने इसको चेंज करके मैंने कंट्रोल S किया है। कंट्रोल S है जी सेव की शॉर्टकट की। एक या आप तो कंट्रोल S करके सेव कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, फाइल के अंदर गया हूं मैं, सेव के ऊपर क्लिक किया है, ऐसे कर ले। हर बार यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाएं, या सिंपली कंट्रोल S करें सेव हो जाएगी, या यहाँ पे भी सेव होता है। ये देखें शॉर्टकट की भी आपको बता रहा है, ये देखें कंट्रोल S, यहाँ पे क्लिक करो तब भी सेव हो जाती है। होगी सेव, बंद कर दिया, इसको भी बंद कर देते हैं, मिनिमाइज करके दोबारा इसको ओपन करते हैं, इसी फाइल को, CSV फाइल को। अरे ये क्या हुआ है? फॉर्मेटिंग उड़ गई भाई, इसकी फॉर्मेटिंग उड़ गई। मेरे $25-30 लगे थे ये बात समझने के लिए। ये बात समझने के लिए $25-30 कैसे लगे? मुझे एक बंदे ने ऑर्डर दिया, ये आज से कुछ 3 साल पहले की बात होगी, तब मुझे इतना खास आता नहीं था एक्सेल। तो एक बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया, कहता कि इसको ना, ये नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यही नंबर लगा लो। अब इन नंबर के सामने यहां पे लगाना है 0। जब भी मैं 0 लगा के ऐसे करता हूं तो 0 उड़ जाता है। मैंने कहा है पागल है, गोरे तो पागल ही होते हैं। मतलब उसको ये नहीं पता कि अगर आप इसके ऊपर जाओ, ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहां पे जाओ, इसका फॉर्मेट कर लो टेक्स्ट। सही है। मैंने क्या किया, जस्ट फॉर्मेट को चेंज किया, इसके बाद यहाँ पे लगाओ 0 और मारो एंटर, तो 0 तो सामने है। ये देखो, मैं जूम करता हूँ, आ रहा है नजर? वो तो कह रहा था नहीं आएगा, मैं कहा यार ये तो मसला ही नहीं है, गोरे तो पागल होते हैं, $25 $30 का मुझे ऑर्डर दे रहा है। मैंने क्या किया जी, 1 मिनट लगाया। ये तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ ना, मैं फार्मूले के साथ मैंने किया था, वो 1 मिनट नहीं लगा था। नहीं जी, हो गया। कंट्रोल S किया, बंद किया, मैंने कहा भाई उठा, ये ले पढ़। तो कहता कि उस्ताद इतनी जल्दी? मैंने कहा जी बिल्कुल, एक्सेल एक्सपर्ट एम ही नहीं बने। जब उसने ऐसे ही करके ओपन किया, उसने रिवीजन भेज दी। कहता ये तू तो कह रहा था हो गया। अब मैं अपनी फाइल ओपन देखूं और मैं उसकी फाइल जो उसका स्क्रीनशॉट देखूं, वो गलत। मैंने कहा यार ये बंदा मेरे साथ ना स्कैम कर रहा है। तो मतलब मैंने सॉरी करने की बजाय मैं उसके साथ अकड़ पड़ा। मैं कहा यार ये बंदा स्कैम कर रहा है। वो कहता है तू मेरे साथ स्कैम कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि यार इस तरह होता है। फिर मैंने ना अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये मसला आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं मतलब 0 नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे सामने 0 है। फिर उस भाई ने मुझे बताया कि यार इसमें ना फॉर्मेटिंग का मसला होता है। जो CSV फाइल ऐसी फाइल होती है, जो आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, अगर आप नंबर लिखोगे ना, कोई भी नंबर,
उसने उसको ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। उसके सामने आप जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। नंबर का एक रूल है यार, मतलब अगर आपने जीरो जीरो वन लिखना है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, वन। तो इससे इसका मतलब है आप वन लिखो ना। तो एक्सेल में आप जब भी नंबर फॉर्मेट करके जीरो वन लिखोगे वो उसको वन ही लिख देगा। अगर आपने उसको जीरो वन लिखना है तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगी। फॉर्मेटिंग जैसे मैंने अभी की, ये जनरल फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे जाके इसको टेक्स्ट फॉर्मेट करूंगा। जब टेक्स्ट फॉर्मेट करूंगा और आगे जीरो लगाऊंगा तो बड़े आराम से लग जाएगा। लेकिन सीएसवी फाइल में मसला ये होता है कि इस फाइल के अंदर कभी भी फॉर्मेटिंग सेव नहीं रहती, इसमें हमेशा फॉर्मेटिंग उड़ जाती है। सही है। तो फिर मतलब इस सीएसवी फाइल का मकसद क्या है यार, मतलब हम हमें तंग करना नहीं। आप जब भी कभी किसी को पता हो amazon के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करना या शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड करना, वो सारी की सारी सीएसवी फाइल के अंदर ही होती है, ठीक है। एक अच्छा खासा डाटा बैंक बनता है, ऊपर कॉलम्स की हेडिंग होती हैं, 10 15 20 कॉलम्स होते हैं, उनकी हेडिंग्स होती हैं, नीचे टेक्स्ट लिखा होता है। उसी फाइल को आप अपलोड करते हो amazon के ऊपर या अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो पूरे का पूरा जो है ना, जितने भी उसके अंदर लेट से 1000 रोज थी ना, तो 1000 प्रोडक्ट्स जो है आपके विद इन फ्यू मिनट्स वो अपलोड हो जाते हैं। तो सीएसवी का काम जस्ट डाटा को सेव करना होता है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह का करना नहीं होता। अच्छा, सीएसवी को इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये मेरे साथ हरकत हुई है, दूसरा ये कि जब आप स्टार्ट करोगे ना प्रोजेक्ट लेना, तो आप आपके पास ये सीएसवी फाइलें बड़ी आएंगी। क्लाइंट बोलेगा कि ये मेरा डाटा है और यहाँ इस डाटा का डैशबोर्ड बना दो। आप तभी उसे बताओगे कि भाई ये आपकी सीएसवी फाइल है, मैं आपको इस तरह का डैशबोर्ड बना के दूंगा कि आप इस सीएसवी फाइल से जस्ट सबको क्लिक करो, कॉपी करो और मेरे वाली शीट में पेस्ट करो, रिफ्रेश का बटन दबाओ, सब कुछ रेडी हो जाएगा। ये बात आपने लाजमी करनी है कि मतलब ये मेथड आपने इसी तरह ही रखना है। कोई और किसी के पास कोई ज्यादा एक्सपर्ट है, कोई अच्छा मेथड है तो वो अच्छा कर ले, लेकिन ये सीएसवी फाइल के ऊपर कभी भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कभी भी कोई उसके ऊपर फॉर्मेट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा जी। काफी समझ लिया हमने इस सीएसवी फाइल को। अच्छा, उसके बाद ये सेल है जी, सिलेक्टिंग रेंज। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये जो सेल है ना, इस सेल को मैंने क्लिक किया है तो इसका एक नाम है। इसका क्या नाम है बोला? जी6। भाई ने कैसे बताया, उसने कहा कि ये वाला जो कॉलम है वो जी है और ये वाली जो रो है ना वो 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया ना तो इसका नाम बना जी6। और इसका नाम आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे भी लिखा होता है, ये देखें, ये जी6 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अपना माउस रखूं और मतलब राइट क्लिक किए हुए ही, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक, हाँ लेफ्ट क्लिक किए हुए इसको ऐसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एक रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। और इन अगर मैं दो बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लूं तो हम इसको बोलते हैं कि ये रेंज है। इस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये देखें, ये सारी एक से सेल को ज्यादा को हम बोले तो ये रेंज कहलाती है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, मतलब इस रेंज का भी कोई नाम होना चाहिए। हाँ, सही सही सोच रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन एक्सेल इसे कोई नाम नहीं देता। सही है, एक्सेल उसे कोई नाम नहीं देता तो हम इसको नाम दे सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये जी3 से लेके जी7 तक है। इसको हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यार। मैंने यहाँ पे नाम दिया है इसको न्यू रेंज, ठीक है, रोमन रेंज न्यू। तो मैंने न्यू रेंज इसको नाम दे दिया। अब देखें, अब इस जब मैं रेंज को ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा
नहीं, ये था ना, कौन सा था, जी था या कौन सा, जी था। हाँ, अच्छा जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ भी लिखता हूँ। ये मैंने लिखा है, यहाँ पे आया हूं मैंने, फॉर्मूला लिखा है मैंने, कोई भी फॉर्मूला। एक्सेल का ये रूल है कि जब भी हमने फॉर्मूला लिखना है, या तो हम प्लस डाल के लिखते हैं, लेकिन मुझे ये जो है ना प्लस वाला, ये हरकत फजूल सी लगती है। इक्वल टू डालें, इक्वल टू डाल के लिखें। लेट्स से मैं सम टोटल चाह रहा हूं, किसका टोटल चाह रहा हूं, मैं न्यू रेंज जो हमने बनाई थी ना, ये मैं उसका टोटल चाह रहा हूं। ये देखें, उसने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लिया। एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? इसको नेम रेंजेस बोलते हैं। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, हमने यहाँ पे कहीं पे मैंने लिखा हुआ है, हाँ, डिफाइनिंग नेम्स। तो यहाँ पे नेम रेंजेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे डिफाइन करनी है, ये एक तो मैंने बता दिया बड़े आसान तरीके से। अगर आपके पास काफी ज्यादा डाटा और आपने सबको नेम असाइन करना हो, तो तब कैसे कर सकेंगे, और इसको हम कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन बनाने के लिए वहां पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी एडिटिंग सेल यार, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, ऐसे डबल क्लिक करो एडिट कर लो, इसमें क्या है, सही है। डबल क्लिक करके एडिट कर लो, या सेल के ऊपर क्लिक करें और F2 दबा दें, इसको एडिट कर लें। तो ये सारा सीन है। और बहुत ही बेसिक सी चीजें की हैं आज हमने। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम है ना, अब मैं बंदे देख लूं कितने हैं। यहाँ पे अजीज, अजीज जमील, माइक ओपन करें, बताएं आप कौन है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और कितना जानते हो एक्सेल के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने बैचलर्स की है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक्सेल के सर मेरा ये मतलब बिगनिंग ही है। ऐसा जो शुरू में असाइनमेंट